थर्ड जो क्लासिफिकेशन है उसमें हम लोग देखेंगे आज कि एग को शेल के प्रेजेंस और एब्सेंस के बिहाफ पे किस तरह से क्लासिफाई किया गया है या कितनी कैटेगरी में बांटा गया है। दो तरीके का जो क्लासिफिकेशन है वो हम पढ़ चुके हैं और उसमें अलग अलग तरीके के जो एग्स हैं उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, देख चुके हैं, उनके नाम वगैरह ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आगे बात करते हैं अब लोग हम। तो आगे हमारे पास आज का जो थर्ड क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन नंबर थर्ड, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एग ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ शेल। शेल प्रेजेंट है या एब्सेंट है उसके बिहाफ पे हमने एग को दो कैटेगरी में बांटा। पहला है क्लेडोइक एग, पहला आता है क्लेडोइक क्लेडोइक एग। देखें क्लेडोइक एग क्या होते हैं। ये वो एग होते हैं जिनमें एक हार्ड शेल देखी जाती है। एग्स एग सराउंडेड बाय ए हार्ड शेल। इसमें एग जो है वो एक हार्ड शेल के द्वारा सराउंड रहते हैं। ठीक है, ऐसे एग को बोलते हैं क्लेडोइक एग। और इनके लिए एक और खास बात बोली गई है कि इन एग में, क्लेडोइक एग में यॉल्क कंटेंट जो है वो सफिशिएंट होता है। तो इसमें हम एक पॉइंट और लिखते हैं, दे दे हैव sufficient amount of yolk content for development of embryo। ठीक है, इसलिए इनको एक टर्म बोली गई है, इनके लिए एक लाइन बोली गई है, दे आर सेल्फ सफिशिएंट एग। मतलब ये अपने एम्ब्रियो की डेवलपमेंट को कराने के लिए इन्हें बाहर से कहीं से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बाहर से न्यूट्रिएंट लेने की जरूरत नहीं होती, इनके अंदर यॉल्क कंटेंट ही इतना है कि जो कि एग को डेवलप करवा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल देखो किसमें देखे जाते हैं, एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल के लिए ये बर्ड्स में देखा जाता है, इसके अलावा रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, और कुछ हमारे टेरेस्टेरियल इंसेक्ट हो गए। इन सभी के एग जो हैं वो कैसे होते हैं, एक तो इनके ऊपर कवरिंग देखी जाती है और दूसरा इनके जो एग होते हैं वो उनमें सेल्फ सफिशिएंट योल कंटेंट देखा जाता है। तो ऐसे एग को बोलते हैं हम लोग क्लेडोइक एग। क्लेडोइक के बाद सेकंड हमारे पास जो आता है वो है नॉन क्लेडोइक एग। नॉन क्लेडोइक एग, नॉन क्लेडोइक एग की यदि बात करें तो इनमें ये यॉल कंटेंट है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि इनके ऊपर ना हार्ड शेल एब्सेंट होती है। तो eggs are not surrounded by hard shell। इन पे हार्ड शेल नहीं होती। ठीक है, इनमें हार्ड शेल नहीं देखी जाती। एग्जाम्पल देखोगे तो इसमें आपके पास आ जाएंगे जितने भी विविपेरस एनिमल्स हैं, ऑल विविपेरस एनिमल्स। और क्या होता है एग्जाम्पल,
और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं ओवीपेरस एनिमल्स, ओवीपेरस एनिमल्स विच ले एग्स इन वाटर। तो ऐसे ओवीपेरस एनिमल जो अपने अंडे पानी में देते हैं, मतलब एम्फीबियंस हो सकते हैं, एम्फीबियंस आ जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एग। टाइप्स ऑफ एग की हमने बात कर ली। तो इसी के साथ हमने एग जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं, किस किस बेसिस पे वो क्लासिफाई किया गया है, ये सारी चीजें हमने समझी। एक हमने पढ़ा था टीलोलेसिथल एग, उसमें भी दो तरह के हो सकते हैं, मॉडरेट और हाईली टीलोलेसिथल। ठीक है, तो ये चीजें आप एक बार मॉड्यूल जरूर देखिएगा। मॉड्यूल में पेज नंबर 47 पर ना एक फ्लो चार्ट दे रखा है, एक डायग्राम फ्लो चार्ट फॉर्म में बना रखा है, तो उसको एक बार आप जरूर अपने मॉड्यूल से देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आता है इसमें वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को समझेंगे उससे पहले एक क्वेश्चन है जो आप लोगों को करना है, और वो क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है, कंपेयर दी कंपेयर दी प्रॉपर्टीज ऑफ ओवम एंड स्पर्म। ओवम और स्पर्म की कुछ प्रॉपर्टी है, कंपेयर करनी है आपको। अराउंड 7 प्रॉपर्टी है इसकी जो को कंपेयर करनी है, और वो कौन कौन सी है? स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, मोटिलिटी है, साइटोप्लाज्म है और मेम्ब्रेन है। ये 7 प्रॉपर्टी हैं ओवम और स्पर्म की, जिसको आप कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है, इसके नोट्स में आप लोगों को शेयर कर दूंगा क्वेश्चन के। तो 7 प्रॉपर्टी के लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा। अब हम लोग इसके बाद आगे बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल की यदि बात करें तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में समझा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब होता है साइक्लिक चेंजेस। जो साइक्लिक चेंजेस आते हैं फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, उन साइक्लिक चेंजेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो हम इसमें लिख सकते हैं दीज आर दी cyclic changes occurs in female primates in its reproductive phase। इसे बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो ये टर्म है मेंस्ट्रुअल साइकिल, या जो टर्म है मेंस्ट्रुअल, इसको एक वर्ड मेंसेम से लिया गया है। दिस टर्म menstrual derived from mensem। और mensem का मतलब क्या है? इट मीन्स अ मंथ। इसका मतलब होता है एक महीना, और मंथ में अराउंड इसको ऑन एन एवरेज लेके चलते हैं 28 to 29 डेज। इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो ऑन एन एवरेज 28 से 29 दिनों की एक साइकिल है। इट इज अ साइकिल
अराउंड 28 to 29 डेज, ये 28 से 29 दिनों का साइकिल होता है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फीमेल प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन और एप्स में, ठीक है, ह्यूमन, एप्स, मंकी, इन सब में देखा जाता है। इसमें होता क्या है, फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलते हैं। चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फीमेल, यहाँ पर फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आएंगे। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से फीमेल जो है फर्टिलाइजेशन और प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाती है। फीमेल प्रिपेयर और फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी, ठीक है। ये सारे पॉइंट नोट करें, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। चलिए, ऑल डन, ये नोट कर लिया होगा आप सभी ने। आगे यदि बात करें तो हम ये बोल सकते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो प्यूबर्टी पर स्टार्ट हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट एट प्यूबर्टी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा प्यूबर्टी पे। इसके अलावा ये प्रेगनेंसी और लैक्टेशन टाइम पे रुक जाता है, सस्पेंड हो जाता है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता। मेंस्ट्रुअल साइकिल सस्पेंड सस्पेंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन पीरियड। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के टाइम पर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो रुक जाएगा, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। और परमानेंटली स्टॉप कब होता है ये? मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप परमानेंटली परमानेंटली एट एज ऑफ 45 to 55 ईयर्स। और कुछ बुक्स में आपको ये 50 to 55 ईयर्स भी देखने को मिलेगा। तो इस टाइम पर ये स्टॉप हो जाता है, और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होगा तो उसको बोलते हैं मीनोपॉज। दी परमानेंट
stop of menstrual cycle is called मेनोपॉज। परमानेंट स्टॉप जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का उसको मेनोपॉज बोलते हैं। और मेनोपॉज में फीमेल में इस टाइम पे फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं तो हम लिख सकते हैं चेंजेस इन फीमेल, चेंजेस इन फीमेल ड्यूरिंग या इन टाइम ऑफ मीनोपॉज। मीनोपॉज के टाइम पे फीमेल में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हम चेंजेस समझते हैं। ये सारे पॉइंट नोट करें फिर उन चेंजेस को देखते हैं। चलिए ऑल डन, लिख लिए होंगे आप सभी ने ये। अब देखिए मीनोपॉज के टाइम पे फीमेल में क्या क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहली बात, एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज इन लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल घट जाएगा। दूसरा क्या चेंज आएगा, हॉट फ्लशेस होंगे। हॉट हॉट फ्लशेस, हीट जनरेट होगी ज्यादा बॉडी से। इसके अलावा तीसरा क्या चेंज आएगा, मूड स्विंग हो जाएगा। थोड़ा सा इरिटेशन वगैरह, मूड चेंज वगैरह रहेगा फीमेल का। इसके अलावा और क्या रहेगा, और एस्ट्रोजन का लेवल कम होने से जो टेस्टोस्टेरोन है वो अपने इफेक्ट करना, टेस्टोस्टेरोन के इफेक्ट शो होने लगेंगे। तो टेस्टोस्टेरोन शो इट्स इफेक्ट, जो कि क्या कर देगा, इफेक्ट क्या होगा इसका, हेयर्स ऑन फेस, फीमेल के फेस पर हेयर आ जाएंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं है बहुत सारे हेयर्स आएंगे, कुछ हेयर्स उसमें देखने को मिलेंगे। तो लिटिल बिट अमाउंट जो है टेस्टोस्टेरोन फीमेल में भी होता है, जो कि एस्ट्रोजन का लेवल बिल्कुल जीरो होने पर अपना इफेक्ट शो करना शुरू कर देता है। एस्ट्रोजन का लेवल अगर ज्यादा रहेगा तो टेस्टोस्टेरोन स्टेरोन अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता, लेकिन जब एस्ट्रोजन जीरो हो गया तब टेस्टोस्टेरोन अपना इफेक्ट शो करेगा फीमेल। ठीक है जी। तो ये कुछ हो गए चेंजेस जो देखने को मिलते हैं यदि जो आपका ये है क्या कहते हैं इसको, एस्ट्रोजन वो जीरो हो जाए। और वो जीरो कब होगा, वो जीरो होगा मीनोपॉज के टाइम पे। अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं। यहाँ हम लिखते हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन कौन से फेज हैं, तो चार मेन फेज हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के, चारों के नाम लिखते हैं हम। पहला जो फेज है नंबर वन, वो है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो फेज हैं, इन फेज का एक और नाम है, इन्हें हम ओवेरियन फेज भी बोलते हैं। ओवेरियन साइकिल फेजेस। इसमें पहला है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। दूसरा है फॉलिक्यूलर फेज,
फॉलिक्यूलर फेज, जिसे हम प्रोलिफेरेटिव फेज भी बोलते हैं। प्रोलिफेरेटिव फेज। तीसरा है ओव्यूलेशन या ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेशन या इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। और फोर्थ है हमारे पास, नंबर 4 जो है वह है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज या इसको हम बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। सिक्रीटरी फेज। इसमें यदि हम इसकी बात करें, मेंस्ट्रुअल फेज की बात करें, तो मेंस्ट्रुअल फेज रहता है आपके कितने दिन तक होता है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के इनिशियल 4 to 5 डेज तक रहता है। पहले 4 से 5 दिन रहता है मेंस्ट्रुअल फेज। उसके बाद अगले 10 से 12 दिनों तक, 10 to 12 डेज तक, मतलब यहाँ के बाद 5वें छठे से शुरू हो जाएगा और 10 से 12 दिन तक रहेगा कौन सा, फॉलिकुलर फेज। और फिर जो 14th डे है, 14th डे पर रहता है आपका, साइकिल के 14th डे पर होता है ओव्यूलेशन फेज। और उसके बाद जो लास्ट 28 तक है, हम बोल सकते हैं इसको 18 to 28 के आसपास तक, या अप टू 28 तक रहता है आपका ल्यूटियल फेज। ठीक है जी। ये 4 फेज हैं जो हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल में देखने को मिलते हैं। पहला हो गया मेंस्ट्रुअल फेज, दूसरा हो गया फॉलिकुलर फेज, तीसरा है ओव्यूलेशन फेज, चौथा है ल्यूटियल फेज। इन चारों फेजेस को नोट डाउन करें, इनके डेज लिखें कब कब देखे जाते हैं ये, और फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाते हैं। देखते हैं साइक्लिक चेंजेस क्या क्या देखने को मिल रहे हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। इसको नोट कर लें, फिर हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जरा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। देखिए, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की यदि बात करें, तो जैसे ध्यान से समझिएगा यहाँ पर अब, जैसे ये हो गया हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब हम यहाँ पर ना कुछ चेंजेस देखेंगे, सीक्वेंस देखेंगे, कुछ इवेंट देखेंगे। तो चेंजेस में हम यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे सबसे नीचे ये रिप्रेजेंट करेगा फेजेस को। सबसे नीचे लिखेंगे फेजेस, और यहाँ पर लिखेंगे चेंजेस। फेजेस तो ये सामने आ जाएंगे फेजेस, और ऊपर की तरफ इस डायरेक्शन में आएंगे चेंजेस। तो सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया जो चेंजेस शो करेगा इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर ये शो करेगा हमें, यहाँ पर हम देखेंगे यूट्राइन वॉल में जो चेंजेस आ रहे हैं, यूट्राइन वॉल में मतलब यूट्रस में जो चेंज आ रहा है, उसके ऊपर हम देखेंगे यहाँ पर नीचे यूट्राइन वॉल के चेंजेस हो गए। उसके ऊपर हम देख रहे हैं ओवेरियन हार्मोन में जो चेंजेस आ रहे हैं।
ओवेरियन हार्मोन में जो चेंजेस आ रहे हैं, और यहाँ हम समझेंगे ओवरी में जो चेंज आ रहे हैं, चेंजेस इन ओवरी, ओवरी के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ समझ लेंगे उसको। और यहीं पर ओवेरियन हार्मोन के चेंजेस को समझेंगे, और प्लस यहाँ पर हम समझ लेंगे, सबसे ऊपर देख लेते हैं हम लोग चेंजेस जो आ रहे हैं किसमें, पिट्यूटरी हार्मोन में। पिट्यूटरी हार्मोन में क्या चेंज आ रहे हैं, तो ये चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले समझते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं, जो फर्स्ट फेज रहेगा यहाँ पर वो होगा मेंस्ट्रुअल फेज। तो यहाँ से यहाँ तक जो फेज है ये हो जाएगा मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज होगा। मेंस्ट्रुअल फेज में जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक होना शुरू कर देती है। तो एंडोमेट्रियम जो है वो ब्रेक हो रही है, यानी कि एंडोमेट्रियम डीजनरेट हो रहा है। एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस की वॉल है, ये हो गई डीजनरेट। तो एंडोमेट्रियम हो जाती है यहाँ पर डीजनरेट। एंडोमेट्रियम डीजनरेट होगी, और इस टाइम पे जो आपका ओवेरियन हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, जिसको हम ब्लैक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका लेवल बहुत कम है। तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इस फेज में कम रहता है। ये जो ब्लैक लाइन से हार्मोन दिखा रहे हैं ये है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। अब जो लो प्रोजेस्टेरॉन है, यही जो लो प्रोजेस्टेरॉन है ये क्या करेगा, लो प्रोजेस्टेरॉन ये एक्ट करता है किसके ऊपर, पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा। इसने एक्ट किया पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा, रिलीज एफएसएच। पिट्यूटरी से रिलीज हो गया एफएसएच, तो एफएसएच का लेवल यहाँ पे बढ़ेगा। एफएसएच क्या करता है, एफएसएच फिर यहाँ पर स्टिमुलेट करेगा फॉलिकल्स को, एक्ट करेगा। तो उससे क्या होंगे, इसके एक्ट करने से फॉलिकल्स की फॉर्मेशन बढ़ जाएगी। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, और ये बन गया ग्राफियन फॉलिकल। तो ये जो सेकंड फेज हमारे पास आया है यहाँ से यहाँ तक, जिसमें फॉलिकल्स की फॉर्मेशन हो रही है, इसको बोलते हैं फॉलिक्यूलर फेज या प्रोलिफरेटिव फेज। और इस फेज में हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इसमें एक तो फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो रही है, ये तो पहला फेज हो गया। उसके बाद फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हुई, और अब एंडोमेट्रियम भी रीफॉर्म हो रहा है यहाँ पे। तो एंडोमेट्रियम दोबारा से फॉर्म हो जाता है, रीफॉर्म हो जाता है इस फॉलिकुलर फेज के दौरान, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम रीफॉर्म हो गया और फॉलिकल्स की डेवलपमेंट हो गई। जब एफएसएच का लेवल बढ़ा, तो हम ग्रीन से दिखा देते हैं एफएसएच के लेवल को। यहाँ पर तो लेवल बहुत कम था, यहाँ पर क्या हो गया, एफएसएच का लेवल जो है वो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। ये क्या है, ये है एफएसएच। इस कलर से हम एफएसएच को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद
इस केस में, इस कंडीशन में जो एक ओवेरियन हार्मोन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो कि है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल भी यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा। तो इस कंडीशन में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ेगा। अब देखो, हाई एस्ट्रोजन होने की वजह से यहाँ पर ये है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो गया, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल अभी नहीं बढ़ा है, प्रोजेस्टेरॉन उतना ही है, लो लेवल पे ही है। ठीक है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर हाई एस्ट्रोजन जो है, हाई एस्ट्रोजन एक्ट करेगा किसके ऊपर? ये एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या रिलीज करता है? ये रिलीज कर देता है, रिलीज एलएच, ये एलएच रिलीज करेगा। एलएच इस पे एक्ट करेगा ग्राफियन फॉलिकल पे, और क्या करेगा? ग्राफियन फॉलिकल पे जब एलएच एक्ट करेगा तो इसको ये ब्रेक कर देगा। तो ग्राफियन फॉलिकल ब्रेक हो गया, ब्रेक होने से ओवम रिलीज हो गया, और इस वाले पॉइंट को बोला गया है, इस फेज को बोला गया है ओव्यूलेशन। तो ये हो गया ओव्यूलेशन। तो यहाँ पर जो ये वाला फेज है, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, जो कि 14th डे पे हो रहा है। ठीक है, ओव्यूलेशन हो गया, ओम रिलीज हो गया। ओव्यूलेशन होने पर ओम रिलीज होने, जब इस टाइम पे ओम रिलीज होगा, इस टाइम पर ये जो एलएच है इसका लेवल सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। ये जो ब्लू लाइन है ये दिखा रही है किसको? ये रिप्रेजेंट कर रही है एलएच को, और इस पॉइंट को बोलते हैं एलएच सर्ज। जहां पर एलएच का लेवल सबसे ज्यादा होगा उसको बोलेंगे एलएच सर्ज। इसके बाद जो आपका ग्राफियन फॉलिकल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, और धीरे धीरे ये वही डीजेनरेट हो जाता है अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये बन गया कॉर्पस ल्यूटियम। और इस फेज को, लास्ट फेज को बोलेंगे हम लोग ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। इसमें क्या होता है? जो एंडोमेट्रियम है वो अभी इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। यदि इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा तो फिर से जो एंडोमेट्रियम है वो क्या होगी? वो फिर से डैमेज होना शुरू कर देगी, और दोबारा से शुरू होगा एक नया फेज जिसको बोलेंगे हम मेंस्ट्रुअल फेज। एक नई साइकिल फिर से शुरू हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके बाद जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, ओव्यूलेटरी फेज के बाद प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल। इसलिए इंक्रीज होता है ताकि जो प्रेगनेंसी को ये सपोर्ट कर सके। ठीक है, प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो धीरे धीरे इससे कम होना शुरू होगा। और यहाँ पर जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ रहा है तो आपका जो एफएसएच है उसका लेवल घटना शुरू कर देता है। तो ये हो गया आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के हमने 4 फेज समझ लिए, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया तो दोबारा से एंडोमेट्रियम ब्रेक कर जाएगा, और जो सब्सटेंस है वो फिर से बाहर रिलीज होगा। इसको ड्रॉ करें, टाइम पूरा हो गया है तो क्लास बंद हो सकती है किसी भी टाइम पे। इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या ड्रॉ कर लें, दूसरा वीडियो लेके अवेलेबल होगा। और अब जो डाउट है आपका वो बोल दीजिए आप, ताकि मैं उस डाउट को क्लियर कर दूं।